वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इसको अच्छे तरीके से सीखेंगे। आज मैं आप लोगों को इसकी एक एक बात को अच्छे तरीके से सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी बुक निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए, सबसे पहले समझिए कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स का अर्थ क्या होता है। पहले इसको जब समझ लेंगे, समझ लीजिए आप अपने पूरा बुक समझ लिया। पहले इस लाइन का अर्थ अच्छे तरीके से समझिए। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कहने का मतलब होता है कि पौधा और एनिमल्स, ठीक है ना, पेड़ पौधे और एनिमल्स का संरक्षण। तो ये क्या है संरक्षण, क्या है कंजर्वेशन, पहले इसको समझते हैं। कंजर्वेशन क्या है? मैंने कंजर्वेशन का अर्थ होता है बचाना, कि पेड़ पौधों और एनिमल को बचाना। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बचाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, यदि नहीं बचाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, हम लोग के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है बच्चों, कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले प्लांट्स पर ही आप विचार कीजिए कि प्लांट्स को नहीं बचाएंगे तो क्या होगा। यदि प्लांट ना हो तो क्या हो। ऐसी स्थिति में आप लोग सोचिए क्या हो सकता है। और सोचिए कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, प्लांट है तभी एनिमल है, एनिमल है तभी प्लांट है। ठीक, आप जानते हैं कि पौधा जो है ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, जिसको एनिमल लेता है, और एनिमल जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, जिसको प्लांट लेता है। तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हुआ या नहीं हुआ ना, एक दूसरे पर। तो अब इसको समझना है, यदि प्लांट ना रहे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि क्या होगा, कि मतलब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा। सबसे प्राइम बात यही है। ठीक है ना। चलिए, प्लांट बहुत कुछ हमको देता है, ये ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमको प्लांट देता है, लेकिन सबसे मुख्य बात क्या है, यदि प्लांट ना रहे तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगा। जब ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगा तो हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से ले पाएंगे, और हम लोग मर जाएंगे। ठीक, तो कितना ज़रूरी है ये प्लांट और एनिमल्स। ठीक है ना। तो एक दूसरे को मतलब एक इससे ये ज़रूरत है, इसको इससे ज़रूरत है। यदि एनिमल ही नहीं रहेंगे, आप लोग थोड़ी देर के लिए सोचिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मतलब होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि मतलब कि ठीक है, मतलब गाड़ियों से धुआं जो निकलेगा उस पर, तो भाई गाड़ी कौन चलाएगा, फैक्ट्री कौन चलाएगा, आदमी ही तो चलाएगा ना। तो आदमी ही नहीं रहेगा तो इसको कौन ड्राइव करेगा। ठीक है, तो उसको चलाने वाला भी तो चाहिए। तो हम लोग भी तो एक प्रकार का एनिमल्स ही तो हैं। ठीक है, तो यही बात है कि जब एनिमल्स नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो हम लोग देते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं, वो प्लांट्स कहाँ से ले पाएगा। इस तरह से मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है हम लोग। ठीक है, इसीलिए जो कहा जाता है कि प्लांट और एनिमल का कंजर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है। और भी कई बातें हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट और एनिमल्स बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि यह हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखता है। अब आप लोग सोच रहे हैं इकोसिस्टम क्या होता है। जी हाँ बच्चों, इकोसिस्टम बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे पर अपना एक संतुलन बनाए रखते हैं। यदि संतुलन बिगड़ जाए तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सिस्टम खराब हो जाएगा और हमारे धरती पर तबाही जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम, कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब यदि मतलब डिपेंडेंट होता है, और यह डिपेंडेंट जो है होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम लोग समझते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि प्लांट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और एनिमल को चाहिए आपको ऑक्सीजन। और मुख्य बात क्या है कि कंजर्वेशन में, कि मैंने बताया कि इकोसिस्टम को बैलेंस रखना। तो इन दो बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इकोसिस्टम तो मैंने बता दिया, और एक तीसरी बात आपको याद रखनी है कि कोई भी प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब एनिमल, तो एनिमल में यदि हम लोग कहें कि मतलब सिर्फ हम ही लोग इम्पोर्टेंट है, आदमी ही है, कुत्ते बिल्ली जानवर और भी घोड़े गधे, ठीक है, सांप छुछुंदर, जितने भी ये सब चीज़ है वो सब हमारे काम के नहीं है। ऐसा नहीं है, सब हमारे काम का है। छोटा सा छोटा जीव जंतु, छोटा सा छोटा मच्छर, ठीक है, कीट पतंग, यहाँ तक यह हमारे काम के चीज़ है। ठीक, जैसे मान लीजिए आप लोग सोचते होंगे कि सांप,
है ना। सांप से सबको डर लगता है, तो आप सोचेंगे कि अरे भाई सांप है, ये धरती पर सांप किसने बनाई, ये सांप का हम लोगों का क्या उपयोग है, ठीक है। यदि सांप मर जाए तो हमारे लिए अच्छा हो, आप लोग थोड़ी देर के लिए सोचते होंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर यह सोचना गलत है, ठीक है। सांप से भले ही ठीक है नुकसान होता है, काट लेता है तो आदमी मर जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि यदि सांप नहीं रहे तो हमारा इकोसिस्टम बिगड़ सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, यदि सांप को यदि हम ना मारें या सांप ना मरे तो क्या होगा कि सांपों की संख्या बढ़ने लगेगी। जब सांप की संख्या बढ़ेगी, सांप को यदि हम मार देने लगे, यदि हम सांप को मारने लगे तो सांप की संख्या क्या हो जाएगी, घटने लगी। और जब सांप की संख्या घटेगी तो इससे क्या होगा, चूहों की संख्या बढ़ेगी। और जब चूहे की संख्या बढ़ने लगेगी, जब चूहा इतना ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो वो हमारे फसलों को नुकसान करने लगेंगे। जब फसल नुकसान होने लगेगा तो क्या होगा, हम लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल पाएगा। जब खाने के लिए अनाज नहीं मिल पाएगा तो भूखमरी की स्थिति हो जाएगी और हम लोग ऐसे ही भूख से मरने लगेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपने देखा ना कि मतलब जो है कि सांप भी ज़रूरी है, ठीक है। सभी सांप को यदि हम मार दें तो क्या परिणाम, दुष्परिणाम निकल सकते हैं। समझे आप बात को, कि सांप को यदि हम मार दें तो चूहों की संख्या बढ़ेगी। और चूहे जब बढ़ने लगेंगे, इससे क्या होगा, तो वह चूहे जो हमारे फसल को नुकसान करने लगे। जब फसल नुकसान होंगे तो क्या होगी, अनाज की मात्रा घट जाएगी। जब अनाज की मात्रा घट जाएगी तब क्या होगा, हम लोग भूखे मरने लगेंगे। इससे हम आदमियों के बीच क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ने लगेगा। ऐसी स्थिति क्या हो जाएगी, बहुत ही दयनीय हो सकती है। तो आपने समझा कि क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। कि पहली बात आपको दिमाग में रखना है, प्लांट और एनिमल एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता है। प्लांट और एनिमल को बचाना है, क्यों, क्योंकि मतलब ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखता है। अब इस बात को दिमाग में रख करके अब हम लोग जो पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, वी सॉ इन क्लास 7 that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmad and Tibu. ठीक है, they were eager to share their experiences with their classmates. Other children in the class also eager to share their experiences, as some of them had visited Bharatpur Sanctuary. देखिए, बच्चे जो है गए थे, ठीक है, ये सब अपना एक्सपीरियंस मतलब शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मुख्य बात ये है, पहले हम लोग यहाँ से ये बातों को हमने सीखा कि चलो बच्चे एक जगह गए थे और वहाँ से जो अपनी एक्सपीरियंस है एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, बच्चे जो गए थे, ठीक है ना, दे हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी। कहाँ गए थे, भरतपुर। ये भरतपुर कहाँ है, ये राजस्थान में है। ये यहाँ जो है ना भरतपुर में बच्चों, यहाँ बर्ड को रखा गया है, बर्ड सेंचुरी। यहाँ बर्ड के संरक्षण के लिए जो जगह बनाया गया है वह जगह का नाम है भरतपुर सेंचुरी। सम अदर हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क। आप लोगों ने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा। ये कहाँ है, यह काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह हमारा असम में है। यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे को रखे गए, ठीक है। एक सींग वाले गैंडे को बचाने के लिए यह जगह बनाया गया है, क्योंकि हमारे एक सींग वाले गैंडों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। इसलिए उसको कंजर्व करने के लिए यह नेशनल पार्क बनाया गया है। लोकचौ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह जो है लोकचौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यह जो है आपको जो है मणिपुर में है। यह सेंचुरी बनाया गया है, ठीक है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो ये सब बनाया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे बच्चों कि मतलब इस सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर ये सब क्या है, ठीक है। जैसे ये बच्ची सोच रही है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो अभी आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ समझना है कि ये सब चीज़ जो बनाए गए हैं, ठीक है, ये सब जो है जानवरों को बचाने के लिए, पौधों को बचाने के लिए ऐसा यह बनाया गया है, ठीक है, ताकि उनका संरक्षण हो सके, उसको हम लोग बचा सके। ऐसा नहीं हो कि धरती पे धीरे धीरे ये ख़त्म होने लगे तो हमारा इकोसिस्टम बैलेंस बिगड़ जाए। इसीलिए इसको बचाने के लिए हमारी सरकार जो है, NGO है, वो क्या है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व पे बहुत ज़्यादा जोर देती है ताकि इसका संरक्षण हो सके। इसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन आगे करेंगे, ठीक है। अब ये आगे एक पॉइंट आएगा, ठीक है, जिसमें हमको ये पूरा नेशनल पार्क पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ना है, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना आप लोग समझ लीजिए। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स काउजेज। चलिए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। देखिए, क्या होता है कि इंसान जो है अपने फ़ायदे के लिए जो है जंगलों की अंधाधुंध जो कटाई कर रहा है,
इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है बच्चों, क्या कहता है कि जंगलों की कटाई करना जो है अंधाधुंध आंख बंद करके बिना सोचे समझे यदि हम कटाई कर रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, तो इसे ही हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। और इसके क्या कॉज है, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। ठीक है, तो आप लोग भी खुद समझ रहे होंगे कि क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, जब पेड़ नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है। अब आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ए ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। ठीक है, प्लांट और एनिमल हमारे अर्थ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। दे आर इसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। टुडे ए मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज deforestation. We know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको डिफॉरेस्टेशन का डेफिनेशन पूछ सकता है। तो डेफिनेशन यही है, आप लोगों को याद रखना है, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है ना, पेड़ों की कटाई, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। ठीक है ना, और इसके लैंड का जो है ना, अदर पर्पस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या पर्पस होता है हमारे पेड़ों को काटने का। तो पहला देखिए, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है ना, देखिए है क्या कि हमारी जनसंख्या बच्चों देखिए बढ़ रही है। ठीक है, 137 करोड़ की आबादी हो गई है। ठीक है, हमारे धरती पे हमारे भारत की आबादी है। ठीक है, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो क्या होता है कि अब जब आबादी बढ़ेगा तो अनाज की ज़रूरत होगी, तो अनाज के लिए खेती करना होगा। तो खेती करने के लिए जगह तो चाहिए। ठीक है, तो जब जगह चाहिए तो जगह क्या करते हैं ये लोग, जंगलों को काट करके ही खेती लायक ज़मीन तैयार कर रहे हैं, ताकि मतलब वहाँ खेती की जा सके। ठीक है, तो इसके लिए मतलब ये चीज़ हो रहा है। कल दूसरा क्या है, बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्री, घर बनाने के लिए और फैक्ट्री बनाने के लिए जंगल को काटे जा रहे हैं। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज ए फ्यूल। ठीक है ना, फर्नीचर के लिए भी, जैसे मतलब हम लोग जो घर में फर्नीचर है, सोफ़ा, पलंग, ये सब जो किवाड़, दरवाज़ा, ये सब कुछ है, ये सब क्या है, लकड़ियों से ही तो बनता है। ठीक है ना, और आजकल जो है बहुत जो जंगलों में रहने वाले जो भी जो हैं जनजाति लोग, वो लोग क्या है, लकड़ियों पर ही खाना बनाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो है वह लोग जंगलों को काटते हैं। तो फर्नीचर और फ्यूल के लिए भी लोग जो है जंगलों की कटाई कर रहे हैं। अब आप ज़रा सोचिए बच्चों कि अब आप सोच रहे हैं कि सर ये तो बहुत अच्छी बात भी है और बहुत बुरी बात भी है, क्योंकि देखिए कि जब तक हम लोग जंगलों को काटेंगे नहीं तब कल्टीवेशन कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग जानिए कि तीनों काउज में जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काउज कौन सा है, यही है, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। यही सबसे मुख्य कारण है डिफॉरेस्टेशन का। यदि आपसे पूछ दीजिए तीनों में बताओ कि सबसे मुख्य कारण क्या है डिफॉरेस्टेशन का, तो सबसे मुख्य कारण हम लोग बताएंगे प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आप लोगों को यह भी कहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे डिफॉरेस्टेशन का उल्टा होता है एफॉरेस्टेशन। ठीक है, यानी कि हम लोग यदि जंगल काट रहे हैं तो उसके जगह पे हम लोग पेड़ को लगा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि डिफॉरेस्टेशन की कमी को दूर करने के लिए एफॉरेस्टेशन किया जा सके। यदि हम जितना जंगल काट रहे हैं उतनी जगह पे उतना हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पेड़ पौधा लगा सकते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ आप लोग बच्चों से एक क्वेश्चन है, आप लोग ज़रा इसे सोच कर बताइए कि मान लीजिए कि आप लोग आम का पेड़ काट रहे हैं। ठीक है, आम का पेड़ काटते जा रहे हैं और उसके जगह पे आप लोग अमरूद का पेड़ लगा रहे हैं, तो क्या अच्छी बात है या बुरी बात है, सोच कर बताइए। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो चलिए ठीक है, यदि आम हम काट रहे हैं तो आम की जगह अमरूद का पेड़ लगा रहे हैं, तो क्या होगा कि चलिए ऑक्सीजन गैस तो हमको मिलेगा ना, आम के हमें तो ऑक्सीजन गैस ही चाहिए। लेकिन ये आपका सोचना गलत है। यदि हम आम का पेड़, अभी मैंने बताया आपको कि हर पेड़ पौधा अपने में क्या इम्पोर्टेंट है। यदि आप आम का पेड़ ही ख़त्म कर दीजिएगा तो पूरे धरती पे आम ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, हमारा इकोसिस्टम बिगड़ सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मतलब यदि हम एक पेड़ काट रहे हैं उसकी जगह पे यदि हम दूसरा पेड़ लगा रहे हैं तो ये अच्छी बात थोड़ी आंशिक हो सकती है, पर थोड़ी सी उसमें गलतियां भी हैं। ठीक है, हमको संरक्षण करना होगा। ठीक है, हमको आम का पेड़ बचाना ही होगा। ठीक है, यदि नहीं बचाएंगे तो धरती पे क्या होगा, हमें यह पेड़ आज के बाद दिखेगा ही नहीं, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
इसी को कहते हैं हम लोग कंजर्वेशन, ठीक है ना, संरक्षण करना। तो आपने तो सोचा क्या, चलिए हमने अपनी ज़रूरत पूरा कर ली और पूरा करके पेड़ लगा लिया, तो ये कंजर्वेशन नहीं कहा जाएगा। आपको कंजर्वेशन करना है, आपको इकोसिस्टम को बैलेंस करना है। हाँ, तो मुख्य बात आप लोगों को समझना है कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखना ही हमारा कंजर्वेशन कहलाता है, ठीक है। एक लाइन में मैंने आपको इस बात को समझा दिया, ठीक। तो अपने आपने समझ लिया कि डिफॉरेस्टेशन का क्या कारण है। अब चलिए देखिए हम लोग आगे देखते हैं कि यह डिफॉरेस्टेशन में कह रहा है कि सम नेचुरल काउजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सीवेज ड्रॉट। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ नेचुरल कारण है, कुछ गॉड के भी कारण से ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है ना। इसको प्राकृतिक हम लोग कारण कर सकते हैं। जैसे जंगल में आग लग गई, अब आपकी गलती तो नहीं है, जंगल में आग लग गई तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। जंगल में आग लग गई है तो अपने खुद से आग लगी है, तो यह तो नेचुरल काउज कहा जाएगा। तो इससे भी क्या होगा, हमारे जंगल नष्ट होंगे। दूसरा क्या होगा, यदि किसी खास जगह पे बहुत लंबे टाइम तक बारिश नहीं हुई है तो वहाँ सूखा जैसा स्थिति हो जाएगा, तो पेड़ पौधे ऐसे ही मर जाएंगे, तो डिफॉरेस्टेशन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो यह एक नेचुरल काउज है, ठीक है। तो यह एक नेचुरल काउज हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि डिफॉरेस्टेशन के जो है दो टाइप हुए, ठीक है। एक हुआ आर्टिफिशियल काउज, जिसमें हम लोग खुद से ये काम करते हैं, जंगलों को काटते हैं, और दूसरा होता है नेचुरल काउज, जिसमें क्या होता है कि नेचर के द्वारा जंगल खुद से खुद या डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्टिविटी 7.1 में क्या लिख रहा है, ऐड मोर काउजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन योर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड, ठीक है। तो आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तरफ नेचुरल लिखना है, एक तरफ मैन मेड लिखना है, ठीक। तो आप इसको एक्टिविटी करेंगे। अब आगे देखिए कंसेक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब देखिए बच्चों, कह रहा है कि भैया आप पेड़ तो आपने काट लिया, अब इसके दुष्परिणाम को कौन भुगतेगा। तो आप लोग आप खुद सोच करके बच्चों बता सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि पेड़ काटने से क्या क्या हो सकता है। अगर आप खुद अभी बिना पढ़े हुए भी आप लोग इसको बता सकते हैं कि क्या हो सकता है कि यदि हम पेड़ को काटेंगे तो। पहला जवाब बताइए, ठीक है, आप सही सोच रहे हैं कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होती है पता है, धरती गर्म होती है। जब धरती गर्म होगी तो बर्फ़ पिघलेगी, हिमालय पहाड़ जो है हमारा पिघलेगा। जब हिमालय पहाड़ पिघलेगा तो फ्लड जैसी स्थिति आ जाएगी, पूरा का पूरा बाढ़ आ जाएगा, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि हम जंगल को काट दें तो फिर क्या होता है, हम जंगल पे डिपेंडेंट जो भी खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है प्लांट पे ही तो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जब प्लांट ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या खाएंगे। आप लोग आँख उठा करके देख लीजिए, सोचिए कि बच्चों कि हम लोग जितनी भी चीज़, सब चीज़ अधिकांश प्लांट पे ही तो डिपेंडेंट है, प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। और हम लोग 90% जो है प्लांट पे ही खाने पीने की सामान डिपेंडेंट। कोई भी ऐसा सामान बताइए, कोई भी ऐसा खाने पीने वाला सामान जिसमें प्लांट का रोल नहीं हो। प्लांट से ही सब कुछ हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ठीक। और जैसे कपड़ा हो गया, ठीक है, तो प्लांट, कॉटन प्लांट हो गया, ठीक है। तेल चावल गेहूँ जो भी है खाने पीने की चीज़ है वो भी प्लांट पे ही हम लोग डिपेंडेंट है। हर कुछ आप जरा इस पर बैठ करके विचार कर सकते हैं कि ये प्लांट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहली अनबूझो रिकॉल द कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर। और ग्राउंड वाटर जो धरती का जो ग्राउंड वाटर है वो भी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यह कैसे नीचे हो जाता है बच्चों, ये आप लोग जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो जड़ों को क्या करते हैं, पौधे के जो जड़ होते हैं वो क्या करते हैं कि वाटर को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। जब जड़ ही नहीं होगा तो वाटर को कौन होल्ड करेगा, ठीक है। वो धरती के नीचे पूरा का पूरा पानी चला जाएगा, ठीक है ना। तो ग्राउंड लेवल क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर। दे वेयर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद इन कटिंग, इफ कटिंग ट्री कंटिन्यूज रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वेयर डिक्रीजेज, ठीक है। यदि हम पेड़ काट लेंगे तो क्या होगा, बारिश भी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये वाटर साइकिल ही जब स्टॉप हो जाएगा तो रेनफॉल कहाँ से होगा।
और कह रहा फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, फर्टिलिटी भी खत्म हो जाएगी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें से कि डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है। मैंने आपको बताया कि प्लांट ही एक ऐसा होता है जो क्या होता है, वह जो है मिट्टी को कस करके पकड़ के रखता है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि इस मिट्टी का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं, और टॉप सॉइल ही क्या होता है, फर्टाइल होता है, उसी में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है, मैन्योर्स होता है, ये सब कुछ होता है, और इसी को कस करके हमारा जड़ पकड़ के रखता है। जब जड़ ही नहीं होगा तो ख़त्म हो जाएगा, हवा का झोंका आएगा और ऊपर से क्या होगा, सभी जो टॉप सॉइल को उड़ाकर दूसरे जगह लेकर चला जाएगा और उस जगह की ज़मीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे डेजर्टिफिकेशन क्या है। However, deforestation reduces the rainfall on one hand and lead to flood on other। कह रहा है कि देखिए कि एक तरह से डिफॉरेस्टेशन क्या हो रहा है कि जो है रेनफॉल को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, ठीक। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बाढ़ जैसी स्थिति को ला रहा है। एक जगह कहाँ पानी की समस्या हो रही है, बारिश ही नहीं हो रही है, दूसरी जगह वह तबाही हो गई है, एकदम फ्लड आ गया है, ठीक है। तो ये दोनों ही काउज हो गए डिफॉरेस्टेशन से। और तीसरा काउज मैंने क्या बताया, ठीक है, ड्रॉट जैसी स्थिति हो जाएगी, ठीक है, सूखा हो जाएगा। और क्या बताया मैंने, चौथा क्या कारण बताया आपको, ये डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। ये सब सिचुएशन आपको हो जाएगा। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज इन चांस इन नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड एंड ड्रॉट्स, ठीक है। रिकॉल दैट प्लांट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। फ्यू ट्रीज वुड मीन that less carbon dioxide will be used up, resulting in increased amount in the atmosphere. This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. The increase in temperature on the earth disturbs water cycle and may reduce rainfall. This could cause drought। और क्या हो जाएगा, यह सूखा की स्थिति हो जाएगी। फिर आगे पढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज विच लीड्स टू चेंज द सॉइल प्रॉपर्टी, ठीक है। यह क्या होता है, सॉइल प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, बदल देता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल गेट्स अफेक्टेड, ठीक है। हमारे सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, अफेक्टेड होता है। कैसे, मैं आपको बता दिया था, डेजर्टिफिकेशन, ऊपर का टॉप सॉइल ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाएगा, तो प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। रिकॉल फ्रॉम द क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। याद कीजिए वही कि सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी की कटाई। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट्स इन मोर सॉइल इरोजन। Removal of top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layers. This soil has less humus, ठीक है। इससे क्या होगा, ह्यूमस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऊपर का टॉप सॉइल खत्म हो जाएगा, एंड लेस फर्टाइल, और फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स। इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डेजर्टिफिकेशन कहेंगे। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन क्या हो जाता है, यह जो होता है डिक्रीज करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस into the ground, infiltration rate is reduced, so there are floods. The other properties of soil like nutrients content, texture, etc. also change because of deforestation. We have studied in class 7 that we get many products from the forest. List these products. We will facing the shortage of these products if we continue cutting trees. ठीक, तो अब आप इतना समझे इसका क्या अर्थ हुआ, ठीक है। यानी कि अब आप लोग इस चीज़ को समाप्त कीजिए कि डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या परेशानी हो सकती है। पहला मैंने क्या बताया कि इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की मात्रा बढ़ेगी
तो क्या होगा, धरती गर्म होगी, और धरती गर्म होगी तो बर्फ़ पिघलेगा, और जब बर्फ़ पिघलेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ फ्लड जैसी स्थिति उत्पन्न, यानी एक जगह फ्लड हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। एक जगह मैंने क्या पढ़ा, फ्लड आ सकता है, दूसरे सिचुएशन में क्या हो सकता है, ड्रॉट आ सकता है, सूखा जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तीसरे में क्या पढ़ा हम लोगों ने, डेजर्टिफिकेशन हो सकता है। तो ये सब सिचुएशन से हम लोगों को जूझना पड़ेगा, ठीक है। तब आप लोग समझे इस चीज़ों को। तो अब आप इतनी बात को जब समझ रहे हैं, तब आप तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भैया अब तो भाई फॉरेस्ट को बचाओ, जंगलों को बचाओ, क्योंकि अब जंगल नहीं रहेंगे भैया, तो जंगल नहीं रहेंगे तो आपने जंगल ख़त्म कर दिया, अब जंगल में रहने वाले जीव जंतु वो कहाँ जाएंगे, जो शेर है, बाघ है, चीता है, लंगूर है, ये सब तरह के दुर्लभ जीव जो हमारे जो जंतु हैं, उनका तो घर छिन गया, तो उन पर भी तो प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, इसी चीज़ को समझते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैविंग बिकम अवेयर द इफेक्ट्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड बूझू आर वरीड। अब देखो ये दोनों बच्चे क्या हो गए, परेशान हो गए। दे गो टू प्रोफेसर अहमद, है ना, मान लो मैं ही प्रोफेसर अहमद हूँ बच्चों, ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन वी सेव। अब पूछती है कि भैया ये सब कुछ तो हो गया सर जी, अब बताइए कि हम लोग जंगल को और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। अब देखिए कैसे बचा सकते हैं। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज ए विजिट टू ए बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली, बूझो एंड देयर क्लासमेट्स। अब देखिए ये लोग कहाँ जा रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए ये लोग जा रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व की जो यहाँ बात जो है बच्चों, जो किया गया है वह एक पंचमढ़ी एक जगह है। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, मैं तुम्हें तो मालूम है, ठीक है, फिर भी मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है, कि यह सब बच्चे अब इस सिचुएशन को समझने के लिए कहाँ जाएंगे, पंचमढ़ी। यह मध्य प्रदेश में एक जगह है पंचमढ़ी, बायोस्फीयर रिजर्व है। आप कहेंगे बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, समझिए ना कि पूरा का पूरा दिल्ली जैसा एकदम उसका मतलब एरिया होता है। उसमें क्या होता हो सकता है, उसमें एक या दो से ज़्यादा जो है ना नेशनल पार्क हो, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब हो, पेड़ पौधे हो, वहाँ ढेर सारा जंगल हो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी वहाँ होता है, एग्रीकल्चर सब कुछ इस तरह से होता है। एक तरह से इतना बड़ा रिजर्व होता है, उसमें क्या होता है, मतलब दुर्लभ जीव जंतु भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे खेती भी होती है, लोग भी रहते हैं। ऐसे ही मतलब जगह को हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। तो चलिए हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व चलते हैं, और वो कौन सा रिजर्व है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ही नोज दैट प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड हेयर आर सिमिलर टू दोज ऑफ अपर हिमालयन पीक्स एंड दोज ऑफ बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट। ये जगह जहाँ पर रहा वो बता रहा है, इस जगह पे है ये कि प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट बायोडाइवर्सिटी फाउंड इज यूनिक। अब देखिए बच्चों, ये बायोडाइवर्सिटी की बात कही जा रही है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या कहा जा रहा है कि जहाँ विभिन्न तरह के, जहाँ पेड़ पौधे हों, विभिन्न तरह के जीव जंतु हो, ये सब आपस में जो मिल करके रहते हैं, इसी सिचुएशन को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। अब समझ में आया ना कि बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब होता है कि मतलब विभिन्न टाइप के पेड़ पौधे, विभिन्न टाइप के जीव जंतु, ठीक है ना, उनकी बहुत सारे स्पीसीज, ठीक है, वह सब आपस में रहते हैं मिल करके एक दूसरे को। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, विभिन्नता, ठीक है ना। इस तरह का सिचुएशन है कि अभी एक तरह का यदि है वहाँ स्पीसीज, जैसे मान लीजिए एक पौधा है, ठीक है, उस पौधे के कई प्रकार के स्पीसीज हो सकते हैं, ठीक है ना। एक जानवर है, उस जानवर के कई प्रकार के स्पीसीज हो सकते हैं, और ये सभी स्पीसीज किसी एक जगह में रहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो चलिए बायोडाइवर्सिटी को हमने समझा, और हम लोग घने जंगल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, पंचमढ़ी। अब वहाँ जा कर के देखेंगे ये यूनिक। ही रिक्वेस्ट माधवी ए फॉरेस्ट एम्प्लॉय, वहाँ का जो फॉरेस्ट एम्प्लॉय है क्या कर रही है, टू गाइड ए चिल्ड्रेन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, गाइड करने के लिए बोले। ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्व एरिया सच एज बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक दम ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। बायोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ विच, देखिए बता रहा है, देखिए मैं आपने आपको बताया था कि बायोस्फीयर क्या होता है, इसको समझाने की कोशिश करा। बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच
लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, ठीक है, वैसा पार्ट जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है और विच सपोर्ट्स लाइफ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक बताया ना, कई तरह के मतलब स्पीसीज होते हैं वहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट। मैंने बताया कि वहाँ जो होते हैं बहुत तरह के स्पीसीज, प्लांट के स्पीसीज और एनिमल के स्पीसीज रहते हैं और इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ऐसे ही सिचुएशन को क्या कहते हैं हम लोग, बायोस्फीयर। उस पार्ट को क्या कहते हैं, उस हिस्से को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। अब माधव जी एक्सप्लेन्स द चिल्ड्रन दैट ए पार्ट ऑफ ए पर्सनल एफर्ट एंड द सोसाइटी। कह रहा है माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन that part of a personal effort and efforts of the society. Government agency also take care forest and animals. The government lays down the rules, methods and policy to protect and conserve them, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ETC। देखिए यह जो है कह रहा है कि इसको जो है ना माधव जी एक्सप्लेन्स टू चिल्ड्रन बता रहे हैं दैट पार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट, ठीक है, एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी। तो कह रहा है कि यह पर्सनल एफर्ट और सोसाइटी का एफर्ट है। गवर्नमेंट एजेंसी ऑल्सो टेक केयर, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट एजेंसी जैसे NGO वगैरह हो गए, वह भी क्या होते हैं, ये बायोस्फीयर को मतलब क्या करते हैं, लोग उसको बचाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे NGO हैं जिनका अपना अपना बायोस्फीयर रिजर्व है। कुछ ऐसे पैसे वाले धनाढ़ लोग होते हैं, वो बायोस्फीयर खरीद लेते हैं, जो कि मतलब लवर्स होते हैं, ये सब जो पेड़ पौधे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि मतलब एक ऐसा एक बायोस्फीयर हो, वो खुद से चाहते हैं उसको प्रोटेक्ट करना उस जगह को, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट एजेंसी का भी काम होता है और NGO का भी काम होता है कि ऐसा क्षेत्र हो जिस पर मतलब वहाँ ढेर सारे पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हो, ठीक है, जीव जंतु हो, इस तरह से। और आगे पढ़िए, द गवर्नमेंट लेज डाउन दिस रूल्स, मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द कंजर्वेशन। और वहाँ जो है क्या होता है, इसमें जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, वो नियम निकालती है, पॉलिसी निकालती है कि किस तरह से जो है कि वहाँ पर प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन चलेगा, ठीक है ना, किस तरह से हम लोग उसको बचा के रखें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ETC आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड प्रेजेंट इन दैट एरिया। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि ये सब जो क्षेत्र है यहाँ सब इस सब जगहों में ये सब प्लांट एनिमल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ क्या, इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है जंगली जीव, ठीक है ना, जंगली जीव को मतलब प्रोटेक्ट करने वाला जो जगह होता है वो क्या कहलाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क, यह जो नेशनल पार्क जो होता है बच्चों, यह जो होता है ये गवर्नमेंट इसको मतलब इसको प्रोटेक्ट करती है। इसमें जो होता है कोई भी थर्ड चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये नेशनल पार्क में ऐसा होता है कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होती है, पेड़ पौधे की कटाई नहीं हो सकती है, कोई पोचिंग नहीं हो सकता है, कोई हंटिंग नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल पार्क, ठीक है, बहुत ही हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जो है किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है, ठीक है, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। यदि आपको जाना भी है तो गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेकर के आप जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि इस जगह पे जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको मस्त माहौल में जीने के लिए छोड़ दिया जाता है, वो लोग अपने मन मिजाज से रहें, ठीक है। वही है हमारा नेशनल पार्क। किसी प्रकार की एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो सकती है, वहाँ जाकर के कोई मतलब खेती नहीं कर सकता उस पार्क के अंदर जा कर के, कोई पेड़ का पत्ता तक भी नहीं तोड़ सकता, इतना वहाँ मतलब कड़ा नियम होता है ना। जंगलों की कटाई को तो दूर समझो, किसी प्रकार की हंटिंग, पेड़ वहाँ के जानवरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है नेशनल पार्क, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व ETC आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया। अब आप लोग पढ़ते हैं हम लोग, टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना देयर है। फ्लोरा एंड फौना कहने का मतलब क्या होता है, फ्लोरा का अर्थ होता है प्लांट को बताता है, फौना एनिमल के लिए रिप्रेजेंट होता है, तो वही आप समझ जाइए। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट्स, प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन ईयरमार्क्ड, ठीक है ना। प्लांटेशन, यही मैं देखिए बता रहा था ना आपको, प्लांटेशन का मतलब पेड़ पौधा लगाना।
कल्टीवेशन, ठीक है ना, ग्रेजिंग, फीलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड। ये सब जो चीज़ जो है वहाँ पे क्या है, प्रोहिबिशन है, ठीक है ना। वहाँ पे हम ये सब काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि ये जो प्लांटेशन जो शब्द लिखा हुआ है कि यहाँ पे पेड़ लगाना, कुछ ऐसा जो क्षेत्र है वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे मतलब जैसे मैंने आपको बताया नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क में आप प्लांटेशन भी आप नहीं कर सकते हैं, पेड़ नहीं लगा सकते हैं। आप पूछिएगा सर प्लांटेशन क्यों नहीं कर सकते, पेड़ पौधा लगाना तो अच्छी बात है, हम पेड़ पौधा लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ क्या है कि वहाँ जो आप पेड़ पौधा लगाएंगे तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मतलब एक ही स्पीसीज़ है, ठीक है, एक ही स्पीसीज़ वहाँ पे जो रह रही है, उस स्पीसीज़ की जगह आप मतलब कोई दूसरा प्लांट यदि आप वहाँ पे लगा रहे हैं तो वो स्पीसीज़ क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। उस दोनों के बीच क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाता है, नहीं हो जाता। जैसे क्लास में अब आप लोग बच्चे हैं, ठीक है ना, अब एक सीट पे आप लोग बैठे हुए हैं, तो दूसरा बच्चा आ गया तो अच्छी बात है, आप लोग सोचेंगे अच्छी बात है, बच्चे आ गए, अच्छा है, पढ़ने में मज़ा आएगा। लेकिन जब बैठने की बात हो जाएगी तो आप लोग लड़ाई करने लगेंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी वही चीज़ है कि मतलब वहाँ पे आप प्लांटेशन भी नहीं कर सकते हैं, ताकि मतलब वो चीज़ प्रोटेक्टेड रहे। कल्टीवेशन तो करना ही नहीं है, ग्रेजिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे आप जानवरों को ले जा करके आप खिला पिला नहीं सकते हैं, चरवा नहीं सकते हैं। फेलिंग ट्रीज, ठीक है ना, कि पेड़ों को काट नहीं सकते हैं, हंटिंग नहीं कर सकते हैं, पोचिंग शिकार नहीं कर सकते, ये सब प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। बस आपको यही समझना है कि ये सब क्यों किया गया है, ये सब प्लांट और एनिमल की भलाई के लिए किया गया है। मैंने आपको बताया ना कि दिमाग में रखना है कि इकोसिस्टम को बैलेंस रखना है, इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। इसीलिए गवर्नमेंट और एनजीओ ये सब मिल करके काम करते हैं कि हमारा प्लांट और एनिमल जो है बचा रहे। कोई ऐसा ना हो कि मतलब जो है धरती से कोई ऐसा जानवर हमेशा के लिए ख़त्म हो। जैसे बाघ, देखिए बाघ की स्थिति क्या हो गई है, बाघ की स्थिति कम होती जा रही है, ठीक ना। उसको बचाने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर लाया, ठीक है, ताकि मतलब टाइगर को हम लोग बचा सकें। यदि नहीं बचाएंगे तो एक समय आ जाएगा कि आप लोग धरती पे टाइगर ही नहीं देख पाओगे। आप जो आपका नेशनल एनिमल, ठीक है, आपका नेशनल एनिमल कौन सा है, टाइगर। तो पूछोगे कि बच्चे पूछेंगे सर नेशनल एनिमल टाइगर है, तो टाइगर है कहाँ धरती पे, तब उस समय क्या आप जवाब दोगे। तो टाइगर को बचाना है, प्रोटेक्ट, इसलिए बहुत सारे टाइगर के लिए जो है ना जूलॉजिकल पार्क लगाए गए हैं, सॉरी क्या कहते हैं, ये नेशनल पार्क लगाए गए हैं, ठीक है ना, ठीक है। जू में भी मतलब ये सब चीज़ रखा जाता है, तो ये सब प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है ना। आपको बस यही ध्यान में रखना है, प्रोटेक्शन करना है हमें, ठीक है। ये जीव जंतुओं को बचाना है, ठीक। कुछ ऐसे जीव जंतु जो धरती पे उनका कम हो रहा है, उनको और ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि हमारा इकोसिस्टम बैलेंस हो सके, इसीलिए ये सब किया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेंचुरी क्या कह रहा है, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम देयर हैबिटेट, ये सेंचुरी। अब बच्चों ये सेंचुरी है, और मैंने बताया था आपको ये चीज़, एक यहाँ पे ये सेंचुरी बताया था, और एक मैंने आपको बताया था यहाँ नेशनल पार्क। तो हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या अंतर होता है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि नेशनल पार्क होता है हाईली प्रोटेक्टेड एरिया होता है, वहाँ पे किसी प्रकार का जो है मतलब कल्टीवेशन नहीं हो सकता। लेकिन सेंचुरी क्या होता है ना, उससे थोड़ा सा लेस प्रोटेक्टेड होता है, यहाँ पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग उसको अंतर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें कोई खास अंतर नहीं होता है। एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, ठीक है। एरियाज वैसा एरिया, इस डेफिनेशन को याद रख सकते हैं, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। और यही डेफिनेशन जो है आपका नेशनल पार्क का भी है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा अंतर है नेशनल पार्क और सेंचुरी में, कि नेशनल पार्क में जो है हम लोग ये सब काम नहीं कर सकते, प्लांटेशन नहीं कर सकते, कल्टीवेशन नहीं कर सकते, ग्रेजिंग नहीं कर सकते हैं, फेलिंग ट्री नहीं कर सकते, हंटिंग ट्री नहीं कर सकते, पोचिंग नहीं कर सकते हैं, ये सब। लेकिन सेंचुरी में क्या है कि हम जो है यहाँ पर प्लांटेशन कर सकते हैं और कल्टीवेशन कर सकते हैं, ये दो चीज़ क्या है परमिटेड है, ठीक है। और कुछ मात्रा में हम लोग ग्रेजिंग भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ मतलब थोड़ा सा क्या है परमिशन दिया गया। तो इसलिए कहा जाता है कि दिस इज़ नॉट ए हाईली प्रोटेक्टेड एज लाइक एज
नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। अभी इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे, अभी और इसके आगे हम लोगों को और भी पढ़ना है। तो यहाँ तक आप लोगों को बच्चों समझ में आया। अब हम लोग जो आगे जो पढ़ेंगे इसी के बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे कि यह जो है प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है, सेंचुरी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए लिखा हुआ है ना नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या लिखा हुआ, एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व किया गया है, वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, जहाँ ये मस्त माहौल में कहता है मुझे को जीने दो भाई। ठीक है, कोई हमको मतलब डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो ऐसे ही जगह को नेशनल पार्क कहा जाता है। एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स। ठीक है, एकदम मस्त अपने उस हैबिटेट में घूमते हैं इधर उधर, एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे ही जगह को क्या कहा जाता है, नेशनल पार्क। ठीक है ना, बहुत सारे नेशनल पार्क बताइए, बहुत सारे नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क का आप लोग नाम बताइए, जैसे बताए ना काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, वो नेशनल पार्क आसाम में है। वहाँ पे क्या एक सिंग वाले गैंडे को रखे गए हैं। ठीक, वहाँ एक सिंग वाला गैंडा और गैंडा मस्ती में घूमता, और वहाँ पे जो है किसी प्रकार का जो है ना कोई डिस्टर्बेंस अलाउ नहीं है। ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। नेशनल पार्क जो होता है हाईली प्रोटेक्टेड एरिया होता है, इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, वहाँ पे किसी प्रकार का जो है कल्टीवेशन या प्लांटेशन एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक, अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कल्टीवेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग द एरिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ये बहुत बड़ा एरिया होता है। इस एरिया के अंदर जो है बच्चों नेशनल पार्क भी आ जाते हैं। ठीक है, हो सकते हैं नेशनल 2 या 3 नेशनल पार्क हो सकते हैं इसके अंदर, यानी बहुत बड़ा ये एरिया होता है। इस एरिया में देखिए क्या है कि क्या सब एक्टिविटी क्या होता है। देखिए वहाँ पे जो है कि ट्राइबल्स लोग रह सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे जो अपना ट्रेडिशनल लाइफ है वह जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बायोस्फीयर रिजर्व में क्या सब है, लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, और यहाँ भी प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्या क्या प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, जो जंगली जानवर सब हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है, प्लांट को प्रोटेक्ट करना है, एंड एनिमल रिसोर्सेज, ये सब को जो है ना प्रोटेक्ट करना है, एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन दैट एरिया। ठीक है, उस एरिया में जो है ना ट्राइबल्स लोग रह सकते हैं। तो यह एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बहुत बड़ा एरिया होता है। इस एरिया के अंदर नेशनल पार्क 2-3 नेशनल पार्क रह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे आपको इधर फिगर है बना हुआ, ये देखिए पंचमढ़ी जो है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है ना, अभी देखिए यहाँ पे देखिए बोरी सेंचुरी, देखिए इसके अंदर सेंचुरी भी है। ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क भी है, पंचमढ़ी सेंचुरी। तो ये सब आप क्या देख रहे हैं कि यह बायोस्फीयर एक बहुत बड़ा एरिया होता है। इसके अंदर नेशनल पार्क भी रह सकते हैं, इसके अंदर सेंचुरी भी रह सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा भी। ठीक है ना, देखते हैं यहाँ पे ये बोरी सेंचुरी है, यहाँ पे सतपुरा नेशनल पार्क, यहाँ पे पंचमढ़ी है। 2 सेंचुरी का यहाँ जिक्र है और एक नेशनल पार्क भी है यहाँ। तो यह बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व होता है, और इसके अंदर जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होता है बच्चों। यहाँ पे जो होता है खेती हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्राइबल जो होते हैं, जनजातीय लोग होते हैं, ठीक है ना, आदिवासी लोग, ये लोग ऐसे जगह में इनको रखने के लिए परमिशन दिया गया है। ये लोग यहाँ पे रह सकते हैं, घर बना सकते हैं। ठीक है ना, सब कुछ कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही जगह को क्या कहा गया है, बायोस्फीयर रिजर्व। समझ में आया, ये पंचमढ़ी का है जो कि मैंने बताया, यह MP में, मध्य प्रदेश में। ठीक, तो अब आप लोग देखिए समझिए इस चीज़ों को। तो बायोस्फीयर रिजर्व आप लोग समझ गए कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। अब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो समझ में आप लोगों को आएगा। देखिए मैं आपको पढ़ता था, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क है। ठीक है, नेम्ड सतपुरा। ठीक है, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरी एंड पंचमढ़ी। ठीक है, 2
सेंचुरी है। यह जो सेंचुरी है बहुत छोटा है, यहाँ बोरी सेंचुरी में ना टाइगर को रखा गया है। यह सेंचुरी है बोरी, ठीक है ना। यह यहाँ पे क्या रखा गया है, टाइगरों को रखा गया है इस सेंचुरी में। तो समझ में आया कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ठीक ना। अब आप लोगों को क्या अपने अपने एरिया में देखना है कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व हर अपने एरिया के जो लोग हैं, इन माई डिस्ट्रिक्ट, इन माई स्टेट, इन माई कंट्री, ठीक है ना, इसको आपको भरना है। तो आप लोग ये समझ में आया, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है यहाँ पे, लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, सम ऑफ दिस फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। ये सब चीज़ आपको देखना है कि जो है आप बताइए कुछ ऐसे फैक्टर्स बताइए कि जो हमारे बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि किस तरह के हो सकते हैं एक्टिविटी। फ्लोरा एंड फौना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फ्लोरा क्या होता है। फ्लोरा रिप्रेजेंट करता है किसको, प्लांट को, और फौना एनिमल को। एज द चिल्ड्रेन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर, अब चिल्ड्रेन बायोस्फीयर के अंदर घूम रहे हैं, ठीक है। दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट, दे वेर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टिक ट्री, ठीक है ना। टॉल टिक ट्री को देखकर बच्चे खुश हैं। एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट, ठीक है। और जंगलों में जो जंगली जानवर है उनको देख करके खुश है, ठीक है। सडनली पहेली फाइंड्स, पहेली क्या देखती है कि ए रैबिट वांट्स टू कैच इट, है ना। पहली जो है एक रैबिट को देखती है, उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है। सी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट, प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स है। प्रोफेसर अहमद कहते हैं रुको मत उसे पकड़ो। क्या कह रहे हैं, ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट, ठीक है। कह रहा है इन्हें जो है ना अपने हैबिटेट में मस्त में रहने दो, मस्ती से जीने दो, इसको छेड़छाड़ ना करो। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। Madhav ji explained that some animals and plants typically belong to the particular area. The plant and animals found in the particular area are termed as flora and fauna of that area, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ है यह साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, ये अर्जुन, ये सब क्या है, सभी प्लांट है। ETC आर द फ्लोरा, ठीक है। ये सब क्या है, फ्लोरा है, ठीक। एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीता, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वोल्फ, ETC, ये सब क्या है आपके फौना के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना, ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यही आपको समझना है, फ्लोरा रिप्रेजेंट किसको करता है, प्लांट्स, है ना, के लिए, और फौना जो है था एनिमल्स के लिए। द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया आर टर्म एज फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया, ठीक है ना। बस आपको इसका अर्थ समझना है कि फ्लोरा और फौना का मतलब क्या होता है। फ्लोरा रिप्रेजेंट करता है किसको, प्लांट के लिए, और फौना एनिमल के लिए, ठीक है। अब देखिए ये सब बना हुआ है, ये सब चीज़, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं क्या है नेक्स्ट में पढ़ना। देखिए अब नेक्स्ट में हम लोगों को पढ़ना है इंडेमिक स्पीसीज। पहले मैं आपको इंडेमिक स्पीसीज के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये इंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर मैं आपको रीड करके समझाऊंगा। ये इंडेमिक स्पीसीज क्या होता है बच्चों, कि यह एक ऐसा स्पीसीज होता है जो अपने ही क्षेत्र में मतलब वो ग्रो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेब जो है कश्मीर में ही होता है, बिहार में और दिल्ली में क्या सेब का प्लांट देखे हो कभी, नहीं देखे हो ना। तो इस तरह के स्पीसीज़ को हम लोग बोलते हैं इंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पार्टिकुलर एरिया, ठीक है ना। वो किसी खास एक्सक्लूसिव पार्टिकुलर एरिया में ही रहते हैं। कौन, प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। उसको किसी दूसरे एरिया में ले जाओ, उनको मन नहीं लगेगा, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और वो मर जाएंगे, ठीक है, उनका ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है। वैसे ही स्पीसीज़ को क्या कहते हैं, इंडेमिक स्पीसीज। आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पार्टिकुलर एरिया, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर, ठीक है, किसी दूसरी जगह हुआ नहीं हो सकते। मैंने बताया ना कि ये बस किसी खास ही जगह में होते हैं। ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी इंडेमिक टू ए जोन, स्टेट और ए कंट्री। अब देखो माधव जी सो साल, है ना, एक साल का पेड़ दिखा रहे हैं।
एंड वाइल्ड मैंगो, फिगर 7.3 एज ए 2 एग्जाम्पल। तो 2 इंडेमिक स्पीसीज़ का नाम आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, प्लांट में, तो आप बताएंगे साल का पेड़ जो होता है साल ट्री एंड वाइल्ड मैंगो। ठीक है, देखिए वाइल्ड मैंगो का ये पिक्चर है, वाइल्ड मैंगो है, इस तरह से जंगली आम का पौधा है। ठीक है, ये किसी खास जगह में ही होते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, इसी तरह से हम लोग एनिमल के बारे में ही पढ़ेंगे। आई हैव हर्ड दैट सम ऑफ द इंडेमिक स्पीसीज में वैनिश, इट इज़ ट्रू। ये सुन रही है, कुछ इंडेमिक स्पीसीज जो है गायब हो रहा है, बिल्कुल सही सोच रही है, इसी को तो हम लोगों को बचाना है। इंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना, ये सब पढ़ लिया। अब देखिए बिसन, इंडियन जैंट, स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर इंडेमिक फौना ऑफ द एरिया। ये सब इंडेमिक जो है फौना है, ये सब जो एनिमल्स है। बिसन किसी खास ही जगह में मिलेगा आपको, ठीक है ना। इंडियन जैंट स्क्वायरल, ठीक है, आपको किसी खास क्षेत्र में ही मिलेगा। एंड फ्लाइंग स्क्वायरल, ये सब इंडेमिक फौना के एग्जाम्पल। तो आप लोग याद रखेंगे कि इंडेमिक फौना के कुछ एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाएंगे, तो ये बताएंगे। बिशन एक प्रकार का बुफैलो होता है ना, या एक प्रकार का क्या होता है, भैंस जैसा दिखता है, बड़ा, ये टाइप ऑफ बुफैलो। इंडियन जैंट स्क्वायरल, ठीक है, एक प्रकार की गिलहरी होती है। एंड फ्लाइंग, उड़ने वाली गिलहरी होती है। ये सब इंडेमिक फौना होते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडेमिक स्पीसीज एंड इंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। क्या कह रहे हैं अहमद कि देखिए कि अब मैंने आपको बताया ना कि ये सब जो होते हैं इंडेमिक स्पीसीज जो होते हैं, आप इनके माहौल में कोई दूसरा आप प्लांट या दूसरे आप एनिमल्स को रखेंगे तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा और ये मरने लग जाएंगे, ठीक है, और वहाँ नहीं रहेंगे। इसीलिए क्या होता है, ये सब जगहों में जो होता है ना, किसी दूसरे स्पीसीज को लाना मतलब अलाउ नहीं रहता है। जैसे आप जैसे देख रहे हैं ना कि जैसे मान लीजिए जैंट स्क्वायरल है, और आप सोचिएगा कि स्क्वायरल का दूसरी प्रजाति और ये लिया नहीं पाए, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज। यानी मैंने आपको बताया ना कि ठीक उसी तरीके से जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे ही आप लोग क्लास में हैं, आप लोग मस्त से पढ़ रहे हैं, जैसे कोई आप नया बच्चे को क्लास में एंट्री देखते हैं तो आपको मन में जलन होने लगती है, नया बच्चा आ गया, अब किसी न किसी सीट पर बैठेगा, हम लोगों को बैठने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो यही बात हो जाती है इसमें। तो न्यू स्पीसीज को क्या करता है, वहाँ पे अलाउ नहीं किया जा सकता ऐसे जगह, ठीक है। तो अहमद एक्सप्लेन दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट्स, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट, ठीक है, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडेमिक स्पीसीज एंड इंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो इंडेमिक स्पीसीज होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके हम लोगों को रखना पड़ता है, और क्योंकि यह धरती पे यह ख़त्म होने की कगार पे है, ठीक है ना, वह नष्ट होने की कगार पे। इंडेंजर्ड स्पीसीज में ये लोग आ जाता है। अभी हम लोग आगे इंडेंजर्ड स्पीसीज की चर्चा करेंगे, इसलिए बचा के रखना। अब ये नहीं सोचना है कि इनको मन लगाने के लिए कोई दूसरा हम स्पीसीज़ को ले आते हैं तो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। इनको लाने से क्या होगा, इनका हैबिटेट क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा और ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, इसको इसके हैबिटेट में किसी दूसरे चीज़ को आना अलाउ नहीं होता, इसलिए लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। इनकी अहमद एक्सप्लेन दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट्स, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड देयर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू, इस लाइन को ध्यान दीजिए, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट, ठीक है ना। इसीलिए न्यू स्पीसीज़ को लाना अलाउ नहीं है, क्योंकि यदि आएंगे तो उनके नेचुरल हैबिटेट को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। इस बात को क्लियर से आप लोग समझ गए ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए स्पीसीज के बारे में लिख रहा है बॉक्स में कि द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, दिस मीन्स दैट members of a species can reproduce fertile offspring only with a member of their own species and not with members of their other species. Member of a species have common characteristics. अब जैसे मान लीजिए स्पीसीज क्या होता है, आदमी का बच्चा क्या आदमी को ही ना पैदा करेगा, कुत्ता जो है कुत्ते को ही ना पैदा करेगा। तो वही कह रहा है कि स्पीसीज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, दिस मीन्स दैट मेंबर ऑफ ए स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस देयर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे जो बात जो कही जा रही थी, यही चीज़ कही जा रही थी कि अपने ही स्पीसीज को ही मतलब जो है ना
इसमें रखना है। यदि यह जाइंट स्क्वायरल है तो जाइंट स्क्वायरल को लाएंगे तो इसको ठीक लगेगा, ठीक है। लेकिन यदि किसी दूसरे स्पीसीज को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ खतरे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। यह बात आपको समझना है कि दूसरा स्पीसीज आने से इनकी लाइफ पे खतरा हो सकता है, इनके हैबिटेट पे खतरा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। आप कह रहा फाउंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव, पता करो, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए आ गया फिर से। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब डिटेल से पढ़ना है यहाँ से कि अब आप लोगों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। सुन पहली सीज द बोर्ड विथ पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटेन ऑन प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट लाइक रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए होता है पता है, जानवरों के लिए होता है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए, ठीक। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए गए हैं। माधव जी फर्दर एक्सप्लेन दैट सेंचुरी आर प्लेस्ड वेयर किलिंग यानी पोचिंग शिकार करना और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब यहाँ सेंचुरी में आप जाएंगे तो यहाँ आपको ये सब चीज़ करना आपको मना ही होगा, है ना। पोचिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, एनिमल को पकड़ नहीं सकते, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। उसको पकड़ने पर सरकार ना जुर्माना लगाए, जेल तक हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए कहा गया है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। यहाँ पे किलिंग नहीं होना चाहिए, कोई जानवर को शिकार यदि कर दी, यदि आपने मार दिया तो आप पर केस हो सकता है, ठीक है। और वहाँ जानवरों को पकड़ना भी अलाउड नहीं है। आप देखिए बॉक्स में लिख रहा है सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड। अब थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं बच्चों, वैसे वाइल्ड एनिमल्स जिनका जीवन खतरे में है, ठीक है, उनका पॉपुलेशन बहुत ही कम है और ये धीरे धीरे क्या हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट। यदि इन पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, फिर पृथ्वी पर से ये गायब हो जाएंगे। वैसे ही जानवरों को हम लोग कहते हैं थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स। देखिए कौन कौन है थ्रेटेंड की सूची में, ब्लैक बक है ना, बहुत कम मात्रा में, इस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। यदि इसको प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, धरती से ये समाप्त हो जाएगा, फिर दोबारा आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। वाइट आई बक, ठीक है, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, ठीक है ना, जो पानी में रहता है, मार्स क्रोकोडाइल, ठीक है, पाइथन, राइनोसिरस, ETC आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। इसलिए ना देखिए एक सिंग वाले गैंडे को सेंचुरी में रखा गया है, ठीक है ना, इस तरह से। इंडियन सेंचुरी हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुशेस लैंड इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स, ठीक है, ये सब। इट इज़ अ pity दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ, ठीक है ना, बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड इंक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों कि ये जो मतलब यह जो है यह सेंचुरी है, सेंचुरी में क्या होता है कि लोगों को मतलब जो है आने जाने की मतलब है, परमिशन है, ठीक है। लेकिन वो जो मैंने बताया था नेशनल पार्क, वो नेशनल पार्क यहाँ जो यहाँ है नेशनल पार्क, ठीक है, इसमें एंट्री एकदम इम्पॉसिबल है, यहाँ आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ आप किसी प्रकार की एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप अंदर घुस सकते हैं, है ना, ह्यूमन का प्रवेश अलाउड है, जा सकते हैं। इसके कारण से थोड़ा सा मतलब क्या है, ये लेस रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ ए pity दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ। इसलिए क्या होता है ना, जंगलों में ये सब घुस जाते हैं और देखो जंगल को काट करके आजकल जो ना चंदन की लकड़ी वगैरह ये सब काट करके क्या करते हैं, ये सब बेचते हैं, मुनाफा घुस जाते हैं, हाथी को मार देते हैं, उनके दांत को काट करके मार्केट में बेच देते हैं, ठीक, ये सब मतलब। तो ये सब यदि आप यदि उसको अंदर जाने देंगे तो ये सब एक्टिविटी करने लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है कि यह इस एरिया में कुछ मतलब आदमी घुस जाते हैं, घुस करके ये सब पे एक्टिविटी करते हैं, इसलिए कहा आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड इंक्रोच अपॉन देम एंड दे डिस्ट्रॉय देम, ठीक है ना, और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंड ऑफ द विजिट ऑफ जू। अब देखिए चिड़ियाघर की बात करें, अब चिड़ियाघर तो जानते ही क्या होता है, चिड़ियाघर जाते हैं जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, वहाँ भी जानवरों को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। वहाँ पे भी मतलब जो है लोग आते जाते हैं, ठीक है, घूमने के लिए।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जू करते हैं। ठीक, विजिट ए नियर जू, ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइडेड बाय द एनिमल्स वेयर दे आर सूटेबल फॉर द एनिमल्स, कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग्स। ठीक है ना, देखिए वहाँ पे जो है ना एनिमल को जो रखा जाता है आर्टिफिशियल सेटिंग में रखा जाता है, इस तरह से वहाँ उतनी आज़ादी नहीं होती है घूमने की, लेकिन प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है ना, जू में क्या होता है कि एनिमल को किसी छोटे से जगह, देखिए पिंजरे में शेर को बंद करके रखा जाता है, तो क्यों बंद करके रखा जाता है पिंजरे में? ठीक है, यदि पिंजरे में शेर करके बंद को रखा गया तो थोड़ी देर के लिए क्या है, बाघ को बंद करके, तो उसको हम बचा करके रख रहे हैं, लेकिन उसको जो उतना जो है ना उनका वैसा हैबिटेट उनको नहीं मिल पाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जू। Instead their natural habitat. In your opinion, will the animals be comfortable in a zoo or in their natural habitat? आप खुद सोच कर बताओ किसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है ना, जैसे बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, अपने माँ बाप के साथ कितना कंफर्टेबल होते हैं, वो चाहते हैं अपने ही घर में रहे। ठीक है, यदि जेल पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो आप लोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। आपको अच्छा अच्छा खाना भी दे तो आपको उतना मन नहीं लगेगा, लेकिन खुला छोड़ दें आपको अपने हैबिटेट में घूमने के लिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वही कह रहा है कि ज़रा सोच कर बताइए कि स्ट्रीट देयर नेचुरल हैबिटेट इन योर ओपिनियन, विल द एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन जू, क्या जू में एनिमल कंफर्टेबल होंगे? मेरे समझ से तो बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, जू में उनको बांध करके एक जगह पर रख दिया जाता है। ठीक है, वैसे स्थिति में उनको उतना ज़्यादा मन नहीं लगेगा, मन लगेगा उनको नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेशनल पार्क की तरफ चलते हैं। नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि नेशनल पार्क क्या होता है। ठीक है, ये हाईली प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, किसी प्रकार की एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद रखना है कि सतपुरा नेशनल पार्क जो है द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ठीक है, ये सब चीज़ है। ठीक है, ये सब चीज़ है। अब देखिए इसी में बताया गया प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में मैंने बताया था ना कि मतलब नेशनल पार्क ये सब बनाना कि किस लिए बनाया गया था। ये सब नेशनल पार्क जो है इसलिए बनाया गया है ताकि बहुत सारे ऐसे इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है ना, थ्रेटेंड जो स्पीसीज है, मैंने यहाँ लिखा थ्रेटेंड स्पीसीज जो इसको बचाने के लिए नेशनल पार्क बनाया गया। इस नेशनल पार्क को आप लोग दिमाग में रखेंगे, यहाँ किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार का प्लांटेशन नहीं होगा, कोई मतलब यहाँ पे किसी प्रकार का जो एग्रीकल्चर का वर्क नहीं होगा। ठीक है ना, पेड़ पौधे की कटाई नहीं होगी। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल पार्क। बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रोटेक्टेड एरिया होता है। On the road side there were another boat on the written Satpura National. Children are now eager to go there. Madhavji tells that these reserves are large and diverse enough to protect whole set of ecosystem. They preserve flora, fauna. क्या क्या प्रिजर्व करते हैं? फ्लोरा, फौना। फ्लोरा मतलब फॉर प्लांट के लिए रिप्रेजेंट किया गया, फौना एनिमल, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। ये सब को प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है? नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, द फाइनेस्ट इंडियन टीक फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क में जो है ना ये रॉक शेल्टर देखे गए हैं। दीज आर द प्री हिस्टोरिक एविडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना, इन दिस जंगल। इससे पता चलता है कि प्री हिस्टोरिक इस तरह से कैसे लोग रहते थे। ठीक है ना, दे गिव अस एन आइडिया ऑफ ए लाइफ प्राइमेटिव पीपल। रॉक पेंटिंग, वहाँ पे देखिए रॉक पेंटिंग भी देखा गया। आर फाउंड इन दिस शेल्टर्स। ए टोटल 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। Figures of animals and men fighting, hunting, dancing and playing musical instruments are depicted in these paintings. वहाँ पे दिखाए गए थे। इस तरह से मतलब सब पैसों से पता चलता है कि वहाँ पे मतलब पहले इस तरह से लोग रहते थे। प्री हिस्टोरिक एविडेंस के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, many tribes still live in that area. The children move ahead. They see with board with Satpura Tiger Reserve written on it. Satpura Tiger. Madhav explained that Project Tiger was launched by the government of Project Tiger in the country. टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया। आप लोग जानते हैं कि हमारा नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर है। और ये टाइगर खत्म हो जाएगा तो बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए जो है ना जो
यह टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया है किसके लिए? जानवरों को बचाने के लिए। 1973 में इंदिरा गांधी के समय जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर, जो हमारी प्रधानमंत्री थे ना इंदिरा गांधी, उनके ही टाइम में प्रोजेक्ट टाइगर को मतलब लॉन्च किया गया था, बाघों को बचाओ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। आर टाइगर्स स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट? आई होप दैट आई कैन सी ए टाइगर। कहता है काश में टाइगर को देखा होता, अभी देखा नहीं बच्चा, क्यों देखेगा, काहे इतना कम होता है। टाइगर फिगर 7.4 इज द वन ऑफ द मेनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग। कह रहा है ना, देखिए क्या धीरे धीरे क्या होते हैं, डिसअपियर हो रहे फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज अ यूनिक in the sense that a significant increase in population of tigers has been seen here। और यहाँ पे दिखा रहा है कि सतपुरा टाइगर रिजर्व में वहाँ पे ऐसी बात दिखी कि वहाँ पे टाइगरों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। आप खुद सोचो बच्चों, क्यों पॉपुलेशन बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोटेक्शन लगा रखा है, लोगों को आवाजाही पे मतलब हमने बंद कर रखा है, इससे क्या हो, वहाँ शिकार उकार नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए टाइगर अपने ही हैबिटेट में अच्छे ढंग से जी पाते हैं। इसीलिए जो है देखिए टाइगर का जो है पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट्स, वाइल्ड बुफेलोज एंड बारहसिंघा आर आल्सो फाउंड इन सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, ये सबको भी वहाँ रखे गए हैं। ठीक है, जाके जितना भी सब नेशनल पार्क में सब जानवरों को रखा जाता है, वैसे जानवर रहते हैं जिनका जीवन खतरे में है, जिनकी जनसंख्या क्या है, बहुत कम है, आने वाले टाइम में ख़त्म हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि नेशनल पार्क में इसको जो है कंजर्व करके इनके पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए। ठीक है, इसीलिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं। एनिमल्स हुज नंबर्स ऑफ आर डिमिनिशिंग टू लेवल दैट मे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन टू द इंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, समझ में आ गया। इंडेंजर्ड एनिमल्स वैसे एनिमल्स जिनका क्या है, संख्या कम है और वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। इसीलिए उनको बचाने के लिए इस तरह के जो है प्रोजेक्ट लाए गए हैं और इस तरह के मतलब जो है नेशनल मतलब प्रोजेक्ट जो लाए गए हैं और नेशनल पार्क बनाए गए हैं। ठीक है, बूझो इज़ द रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर। अब बूझो कह रहे भैया वो वही डायनासोर है जो पहले था अब नहीं है, विच बिकम एक्सटिंक्ट लॉन्ग टाइम में। देखो ठीक बात बोल रही है, अब डायनासोर है नहीं है, डायनासोर ख़त्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, नहीं तो आज रहता है डायनासोर भी हम लोग देखते, अब मिलता ही नहीं है। सर्वाइवल ऑफ दिस एनिमल्स हैव बिकम डिफिकल्ट बिकॉज डिस्टर्बेंस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, ये सोच रही है कि वह उसके नेचुरल हैबिटेट में कोई दिक्कत आई होगी, तभी तो क्या हो गया होगा, वह ख़त्म हो गया होगा। माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर डेंजर इन बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन बिगर एनिमल्स। कह रहा है कि माधव जी कह रहे हैं कि छोटे एनिमल जो है बहुत ज़्यादा उनको भाई दिक्कत है, वो जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, है ना, बिगर एनिमल्स की तुलना में। एट टाइम्स वी किल स्नैक्स। ठीक है, फ्रॉग्स, लिजार्ड, बैट्स आर ऑल रूथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन इकोसिस्टम। देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि ये सब को कोई समझता ही नहीं। देखा सांप को मार दिया, फ्रॉग देखा फ्रॉग को मार दिया, सोता है छोटे जीव जंतु हैं, इसका क्या काम है, मार दो इसको। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए छोटे जीव जंतुओं का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बड़े जीव जंतुओं का है। ठीक है, समझ आए ना बात को। इसलिए कह रहा है कि सबको इस तरह से मार देते हैं, वो गलत बात है। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ। दे माइट बी स्मॉल इन साइज, भले ही छोटे हों, बट देयर रोल इन दर इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और उनके इकोसिस्टम में को इग्नोर नहीं किया। मैंने आपको बताया था ना कि यदि धरती पर से सारे सांप को हटा दिए जाए, मार दिया जाए, आपको दे दिया जाए कि सारे सांप को मार दो, तो क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? अच्छा होगा? नहीं। रैट का क्या हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगा। जब रैट का जनसंख्या बढ़ जाएगा तो हमारी फसलों को नुकसान करने लगेगा। जब फसल नुकसान हो जाएगा तो खाने के लिए अनाज भी नहीं बचेगा हम लोगों के पास, और हम लोग आपस में फाइट करके ही मर जाएंगे। ठीक है ना, यह बात स्थिति एक सांप के मारने से ऐसी बात हो सकती है। इसीलिए इकोसिस्टम हमारा बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो ये फॉर्म ए पार्ट ऑफ फूड चेन्स। ठीक है ना, यही बात बताइए, फूड चेन्स एंड फूड वेब के पार्ट्स हैं। अब आगे आप लोग इसमें अपने 7th में पढ़ाई होगा। एंड इकोसिस्टम इज मेड अप ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स माइक्रो इन द एन एरिया अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर्स, डेल्टा। इकोसिस्टम क्या है? जहाँ लिविंग और नॉन लिविंग जो है एक दूसरे इंटरैक्ट करके एक साथ रहते हैं, वैसे इस सिस्टम को क्या बोलते हैं?
इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है? एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है इसमें लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं, इसी सिस्टम को ही कहा जाता है इकोसिस्टम। तो इसमें लिख दिया है, देखिए, एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टा etc. आई वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर स्पीसीज। ठीक है, अब रेड डाटा बुक देखिए, रेड डाटा बुक क्या है बच्चों, कि हम लोग रेड डाटा बुक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। रेड डाटा बुक, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। ही टेल्स देम द रेड डाटा बुक इज अ सोर्स ऑफ बुक विच कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल दिस इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट। देखिए, ये इन जितने भी प्रकार के इंडेंजर्ड एनिमल प्लांट है सभी का रिकॉर्ड जो है इस रेड डाटा बुक में लिखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, जा कर के पढ़ सकते हैं कि कितने टाइप के एनिमल्स और प्लांट जो है उनका जीवन खतरे में है, उनको बचाना है, ये सब का रिकॉर्ड जो है ये रेड डाटा बुक में मेंशन किया गया है। ठीक है ना, There are different red data books for plants, animals and other species. For further details, you read data book you can visit। ये आप जा सकते हैं, इस पर उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं माइग्रेशन। द एक्सकर्सन पार्टी ऑफ इंटर डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ द माधव। दे सिट नियर ए तवा रिजर्व टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। अब ये लोग तवा रिजर्वायर के पास जाते हैं तो उधर वहाँ रिलैक्स करते हैं। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ बर्ड्स। अब वहाँ बर्ड्स को देखिए, नियर द रिवर। ठीक है, कहते अरे भाई वहाँ तो बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी। कहते भैया वो सब चिड़ियाँ जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है। अब जानते हैं बच्चों माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सा बर्ड्स होता है? जो बहुत दूसरे कंट्री से उड़ करके हमारे कंट्री में आते हैं, ठीक, और यहाँ पे अंडे देते हैं। ऐसे ही बर्ड्स को हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उड़ती हुई आती है दूसरे वर्ल्ड से, ठीक है ना, दूसरे देश से। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई फॉर फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग द पार्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है ना, जब वहाँ क्लाइमेटिक चेंज होता है ना तो वहाँ अपने एरिया में होता है। वहाँ मान लीजिए कि वहाँ ऐसा मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई तो क्या होगा, तो उन परेशान हो जाते हैं तो ठंडे मौसम में चले जाते हैं। जैसे हम लोग भी तो करते हैं, जब गर्मी लगती है तो खूब घूमने के लिए शिमला जाते हैं, नहीं जाते हैं घूमने के लिए। उसी तरह से माइग्रेटरी बर्ड्स भी है, वो भी अपने फेवरेबल कंडीशन को ढूंढने के लिए क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, वहाँ पे अंडे भी देते हैं। ठीक है ना, दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। ठीक है, बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज ए माइग्रेटरी बर्ड्स। एज पहली लर्निंग क्लास 7 पहली कहते, मैंने तो पहले पढ़ ही दिखाया कि इस तरह के बर्ड जो बहुत दूर से आते हैं उसको हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है ना, अब यदि कह रहा है कि जंगलों को काटा जा रहा है, ठीक है, ही टेल्स दैम दे टेक 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन पेपर। ठीक है ना, 1 टन पेपर के लिए जो है ना, इस 17 मतलब जो 17 फुल ग्रोन ट्रीज को क्या है ना, उसको काटा जाता है। वी शुड सेव पेपर। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। है ना, इसको कहता है इसको पेपर को रिसाइकल करके हम लोग जो है ना क्या कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन होने से रोक सकते हैं। इफ़ द स्टूडेंट सेव्स एट लीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन ए डे वी कैन सेव मेनी ट्रीज इन ए ईयर। कहता हर बच्चा पर डे 1 पेपर को बचाता है तो हम कितने सारे पेड़ को हम लोग बचा सकते हैं। वी शुड सेव, रीयूज पेपर एंड रिसाइकल इट। बाय दिस we not only save tree but also save energy and paper needed for manufacturing paper. Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also reduce. अब देखिए पेपर इंडस्ट्री में क्या पेपर बनते हैं तो वहाँ केमिकल का भी यूज होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। ठीक है, इज द परमानेंट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कह रहा है कि यह क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं भाई, हमको तो नहीं लगता है ये परमानेंट मतलब सॉल्यूशन है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिफॉरेस्टेशन करना होगा।
पौधे लगाने। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट द आंसर ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इज रीफॉरेस्टेशन। यदि पेड़ कट रहे हैं तो उसकी जगह से आप नए पौधे लगाएं। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री। द प्लांट ट्रीज शुड जनरली बी द सेम स्पीसीज, है ना, लिखा हुआ है ना, मैंने बताया था ना। यदि आम के पौधे को काट रहे हैं बउआ तो आम का ही पेड़ लगाइएगा, ये नहीं कि अमरूद का पेड़ लगाने लग जाएंगे, ठीक है ना। भैया आम को आपने नष्ट किया तो आम का ही पेड़ लगाओ, अमरूद काटोगे तो अमरूद का ही पेड़ लगाओ, ये बात को ध्यान, सेम स्पीसीज लगाओ विच आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मेनी ट्रीज वी कट। Reforestation can take place naturally also. If the deforestation area left undisturbed, it re-establishes itself in natural reforestation. There is no role of human beings. We have already made a tremendous damage to our forest. If we have to retain our green wealth for generations, plantation of more trees is the only option. Professor Ahmed told them that India we have Forest Conservation Act. This act aims to preservation and conservation of natural forest and meeting of the basic needs of the people living in the near forest. After some rest, Madhavji asked children to start moving back because it is not advisable to stay back in the jungle after sunset. ठीक है ना, सनसेट चलते हैं बच्चों। हम लोग बहुत कुछ सीखा, हम लोग अब वापस घर चलते हैं। हम गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड चिल्ड्रन थैंक्स माधव जी फॉर गाइडिंग। उसके साथ साथ माधव जी भी चल रहे थे जो बच्चों को गाइड कर रहे थे, ठीक है ना, फॉर गाइडिंग देम थ्रू देयर एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो आपको अच्छा लगा बच्चों इसको पढ़ करके, आप इस पर जो बेस्ट जो है क्वेश्चंस आंसर आप लोग घर पे बनाएंगे। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया ये पूरी कहानी क्या थी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।